गवर्नमेंट ने लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल जो है वो बंद करवा दिए ताकि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिल सके। 18% जीएसटी गवर्नमेंट एजुकेशन पर लेती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, एजुकेशन क्या एक लग्जरी है? क्या ये बेसिक ह्यूमन नीड है? एजुकेशन पर, पेंसिल पर, पेन पर, नोटबुक पर, हर चीज पे गवर्नमेंट मनमानी जीएसटी देती है। लोगों को तो यही दिखाया जाता है कि मेडिकल सीट्स हर साल बढ़ रही है, ठीक है। मेडिकल सीट्स नहीं बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। तो वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं जो शायद कैपेबल नहीं है मेडिकल कॉलेज के एजुकेशन के लिए। और लॉकडाउन जैसा बड़ा डिसीजन अगर हम लोगों पे थोप रहे हैं तो हमें उनके ट्रांसपोर्टेशन की डेली की जरूरत वो कैसे पूरी करना है, ठीक है। अगर कोई अदर स्टेट के लोग हैं, मजदूर लोग, वो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं, डीमोनेटाइजेशन किया था। डीमोनेटाइजेशन आपको लग सकता है कि गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है, और जिन लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था उनसे पूछता हूँ कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए वापस आए थे? गरीब खड़े थे, मिडिल क्लास खड़े थे। उन धन्ना सेठों के पास ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं होगा, जनता से ज्यादा पैसा होगा। उन लोगों ने पैसा अपना डायरेक्ट बैंकों से सेव करवा। जरूरी नहीं हर बार गवर्नमेंट की गलती हो, लोगों में भी एक सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आम लोग सिविक सेंस नहीं सीखेंगे तो हम अच्छी गवर्नमेंट की उम्मीद करें वो शायद गलत। ऐसे ही नहीं देश के लोग मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये मीडिया रूलिंग गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ गई है, इसीलिए इसको गोदी मीडिया लोग कहते हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस प्लेन के बारे में वार्निंग कई बार मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्लेन को सर्विस में लिया जाए, वो इस चीज पे ध्यान नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है बहुत से लोग। ना मीडिया उसका नाम सामने आने देगी, ना खबर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एरो प्रोडक्शन में, और आज हमारे साथ है डॉक्टर बादल गुप्ता। हेलो सर, कैसे हो सर? नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छे हो आप, कैसे हो? गुड गुड सर। मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। वैसे तो ये बाय प्रोफेशनल डॉक्टर है, पर साथ में ये कंटेंट क्रिएशन का भी काम करते हैं। ये सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड वीडियो नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं और अपनी बातों से सबको इंस्पायर करते हैं और सच बताते हैं लोगों को। सो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सो अभी जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है, और वो भी एक मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर, तो उसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके ऊपर? प्लेन क्रैश के लिए तो नहीं कह सकते गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है, और उसके बाद जो एक्शन गवर्नमेंट को लेने चाहिए जी, उसको डिले करने में जरूर गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है। कि आप देख रहे हो कि 2014 से पहले जब शायद बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो हम देखते थे कि कुछ भी हादसा होता था तो उस पर पहले गवर्नमेंट जो अपोजिशन में थी और गवर्नमेंट खुद से भी ये स्टेप लेती थी कि लोगों का रेजिग्नेशन होने लगता था। मीडिया टीवी पे चिल्ला के कहती थी कि किसकी जिम्मेदारी है, क्यों रिजिग्नेशन अभी तक गवर्नमेंट ने किसी का नहीं लिया जी, ठीक है। ये सब अब ऐसा लगता है कि पुरानी बातें हो गई। अब ऐसा होता है कि मीडिया भी ऐसे लगता है कि बिक चुकी है। हाँ, मीडिया ऑलमोस्ट मीडिया कंट्रोल्ड है। आप देखिए ये जो प्लेन क्रैश हुआ उस पर कितनी बार मीडिया ने ये स्टेटमेंट दिया कि किसी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, बार भी नहीं, थोड़ा सिंगल टाइम। और जब हम देखते हैं कि पहले के टाइम पर ये चीजें होती थी, मीडिया पूरी तरह से सरकार विरोधी स्टेटमेंट ही देती थी। पहले का मीडिया खुद में एक पावर रखता था। मीडिया क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहा है गवर्नमेंट से कि क्यों किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस हादसे की, क्यों किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्यों इन्वेस्टिगेशन इतनी डिलेड हो रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही है। इस पर कोई सवाल नहीं है मीडिया। बिल्कुल, आजकल वो बस अपना टीआरपी ग्रो करने में लगे हुए हैं, फेक न्यूज फैलाने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। उनको कई बार ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस प्लेन के बारे में वार्निंग भी कई बार मिल चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्लेन को सर्विस में उनको लिया जाए जी। और उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं बहुत से लोग, पर ना मीडिया उसका नाम सामने आने देगी, ना गवर्नमेंट। ये जो है ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं रही है आज की गवर्नमेंट लोगों के लिए, ठीक है। एक तरह से लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा चल रहा है। बाकी इतने लोग मरे हैं और दो महीने भी नहीं लगेंगे कि लोग इस हादसे को भूल जाएंगे। बिल्कुल, और मीडिया भुला देगी। पहले लोग याद रखते थे क्योंकि मीडिया याद रखा था कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। अब लोग याद ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि याद रख के करेंगे भी क्या। वो जानते हैं कि हमारे हाथ वहां तक नहीं पहुंचने वाले, कुछ है नहीं हमारे हाथ। इस चीज को ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए की एलिमनी दी जाएगी। बिल्कुल, इसी चीज को दिखाया जा रहा है। इसी चीज को दिखाया, पर ये नहीं दिखा रहा टाटा ग्रुप का 74% स्टेक है एयर इंडिया में, इसलिए टाटा ग्रुप दे रहा है। मतलब जो मालिक है अगर उससे कोई गलती हुई है तो ऑफकोर्स देगा। तो टाटा ग्रुप किसी को दान नहीं करता, फिर कोई किसी को फ्री में नहीं दे रहा है। वो जानते हैं हमारी मिस्टेक है। गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर में बहुत ट्रांसपेरेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन रख सकती है। जो लोग जिम्मेदार है उनको रेजिग्नेशन देने पे मजबूर कर सकती है, ठीक है। और लोगों को बता सकती है कि ये लोग जिम्मेदार थे और इनको हमने पद से हटाया। पर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वरना ये इन्वेस्टिगेशन इतनी स्लो ना होती और इतनी ट्रेजेडी जो हुई है, इतनी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है।
बिल्कुल 280 लोग इस तरह से जल भुन गए हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी ट्रेजेडी शायद हमने दशकों में कभी ना देखी हो। जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। Of course, बहुत बहुत बड़ी, लोगों को, अपने घर के लोगों की अस्थियां तो छोड़िए, वो पहचान नहीं पा रहे कि कौन है क्या है। बिल्कुल सबको डीएनए टेस्ट देना पड़ रहा है। Of course, मतलब लोग अगर अपने घर के लोगों को ले जाकर क्रियाक्रम भी करेंगे तो उनको ये विश्वास नहीं होगा कि ये हमारे ही इंसान है या कौन है। बिल्कुल इतनी गंदी ट्रेजेडी हुई है, फिर भी कोई इस पे सवाल नहीं कर रहा। ना मीडिया पूछ रही है किसकी गलती है, ठीक है, पब्लिक पूछ रही है, तो पब्लिक की आवाज़ सुनता ही कौन है। ठीक है, और गवर्नमेंट इस पर कुछ मैटर कर नहीं रही है, ना लोगों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा गया ये मैटर। और अभी तक इतने दिन हो गए हैं, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 जून है, और ये मैटर हुआ था 12 जून को। अभी तक आप बताइए जिम्मेदार में किसका नाम आया कि ये बंदा किसी का जिम्मेदार नहीं, था? सिर्फ यहाँ इतना तक कि ये दिखाया तक जा नहीं पता चला कि ये हादसा हुआ कैसे और क्यों हुआ। बिल्कुल अभी तक कुछ पता नहीं चला। सोचिए आप 2025 में, क्या हम लोग इतने वीक हैं टेक्नोलॉजी में कि हमको ये ना पता चल पाए कि मैटर हुआ कैसे था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर उस पे छानबीन अच्छे से किया जाए तो अभी तक A to Z चीजें हमारे सामने आज गई होती, पर उसको दबाया जा रहा है, उसको वो ट्राई नहीं कर रहे कि इसको बाहर आने दे, अपनी गलती पता लगने दे पब्लिक को। अगर प्रेजेंट सरकार अपोजिशन में होती तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि उस सरकार ने अपोजिशन में रह के रूलिंग गवर्नमेंट की नाक में इतना दम कर दिया होता कि अभी तक मैटर सॉल्व हो गया होता। और अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट उनकी है तो वो एकदम शांति से काम करेंगे। उल्टा हमारे गृह मंत्री जी मीडिया में आके ये कहेंगे कि ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि इस एक्सीडेंट के लिए जो भी जिम्मेदार है, जिसकी भी लापरवाही है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बिल्कुल और उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। उनका क्या, रूलिंग गवर्नमेंट के किसी बंदे का ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक ना आपने देखा हो ना मैंने देखा हो, और अगर किसी ने देखा हो तो वो बता सकता है। जी बिल्कुल। सो आप ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस घटना की। ऑफ कोर्स बिल्कुल। देश के अंदर कोई भी बड़ा मैटर, कोई भी सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आता है, और अगर उसमें कोई ट्रेजेडी होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही और अभी भी जिम्मेदार ही है। 2014 के पहले भी गवर्नमेंट जिम्मेदार रहती थी, और अब अगर पार्टी चेंज हो गई तो रूल नहीं बदले। जो भी सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर है उसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी। इस पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद आपने एक वीडियो देखी, काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें एक डॉक्टर था जो रात को उसको पूरा घर खाली करने को बोला था, उस बिल्डिंग में हाँ। वो रहता था। उसने रात को रो रो के मीडिया के सामने बताया कि हमें थोड़ा टाइम दो, हमें सब कुछ निकालना है, घर से खाली करना है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से गवर्नमेंट को भला बुरा बोल रहा था। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना, हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज, मेरी बच्ची एडमिट है वहां पे, मेरे को वहां होना चाहिए अभी। और अगले दिन ही वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छे से सराहा, बहुत हेल्प किया, हमें अच्छा जगह शिफ्ट किया। यानी कि उसकी स्टेटमेंट बाय अ नाइट, एक रात के अंदर बदल चुकी है। कि ये पहले नहीं था, क्योंकि 2014 के पहले 2010, 11, 12 में ऐसा नहीं था। लोग खुलेआम सरकार को क्रिटिसाइज करते थे, और आज के टाइम पे लोग क्रिटिसाइज करने में डरते हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर जैसे कि आपको पता होगा कि पूरा ईरान अभी युद्ध के चपेट में है, पूरा युद्ध का माहौल है जी। वहाँ के इंडियन स्टूडेंटों ने काफ़ी वीडियो बनाई, ट्वीट किया, अपने इंडिया के गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि हमें प्लीज़ यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, हम इंडियन है तो हमें इंडिया लाया जाए। जी। पर जब गवर्नमेंट ने उन्हें इंडिया लाया और दिल्ली एयरपोर्ट पे लगभग अप्रॉक्स 25 से 30 स्टूडेंट को रखा, उनको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ा। एंड उसके बाद उन लोगों के लिए बस की व्यवस्था की गई, जो आर्मी वाले बस होते हैं ना, उनकी। पर उन्होंने जब भी बस देखा तो उनको ये लगा कि हमें घर भी प्लेन से ही छोड़ा जाए। अच्छा। सबको वो उस चीज़ के लिए वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, हम ऑलरेडी थके हुए आए हैं और हमें बस से छोड़ा जा रहा है। तो इसमें आप गवर्नमेंट की गलती कहोगे, कुछ पब्लिक की भी गलती होती है। देखिए, गवर्नमेंट की ये काम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा था कि उन लोगों को यहाँ वहाँ से दिल्ली तक ले आए, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार गवर्नमेंट की गलती हो। लोगों में भी एक सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों में सिविक सेंस की बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है। हर जगह पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर गलत है तो लोग भी उस लेवल की गलतियाँ कर रहे हैं जिस लेवल की गवर्नमेंट गलत है, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट जो बनती है वो बनती लोगों से ही, लोगों से, ठीक है। कोई चाय वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो ऑफकोर्स नॉर्मल पीपल से ही, आम आदमी से ही गवर्नमेंट बनती है। तो अगर आम लोग सिविक सेंस नहीं सीखेंगे तो हम अच्छी गवर्नमेंट की उम्मीद करें तो वो शायद गलत, क्योंकि हम में से ही गवर्नमेंट बननी है। तो अगर हम खुद अच्छे हो सकते हैं, अगर हम एक अच्छा समाज खड़ा कर सकते हैं तो हम अच्छी एक गवर्नमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। सो आपके कंटेंट देखे हैं मैंने, आपके कंटेंट से ये लगता है कि आप बीजेपी विरोधी हो।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी विरोधी नहीं हूँ, ठीक है। जो सरकार अभी सत्ता पर है, जी अगर वो कोई मिस्टेक कर रही है तो उससे सवाल पूछना मेरा और हर आम नागरिक का हक है, बिल्कुल ठीक है। पर अगर लोग सवाल नहीं पूछते हैं वो लोगों की चॉइस है, ठीक है। मैं अपने सवाल पूछता हूँ पर मुझे उसके आंसर जो बीजेपी के फैन हैं उनसे नहीं मिल पाते, इसलिए शायद लोगों को मेरे सवाल सुनकर गुस्सा आता होगा गुस्सा। या बुरा लगता होगा, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता उन सवालों का, ठीक है। अगर किसी के पास जवाब है तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले। और ठीक है। अगर जवाब है उनके पास तो उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल। बिकॉज आंसर है उसके और पास। सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, कभी नहीं। तो हम किसी के भी फैन नहीं हो सकते। लोकतंत्र में हम किसी भी पार्टी के फैन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो पार्टी अच्छा कर रही है तो हम सराहना करेंगे, पर अगर वो गलत कर रही है तो सवाल हमको पूछना चाहिए। और अगर हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो शायद हम लोकतंत्र फील नहीं कर रहे, हम तानाशाही फील कर रहे हैं। तानाशाही फील कर, जी। सही बात। गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो, पर सवाल पूछना लोकतंत्र में तो हमारा हक है और हम पूछेंगे सवाल। अगर तानाशाही हो तो शायद हम सवाल ना पूछे, पर लोकतंत्र है तो बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे और हमें पूछना चाहिए। और जिन लोगों के पास उनके जवाब है उनको उसके जवाब भी देना चाहिए। पर बादल सर, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन किया था। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन आपको लग सकता है कि गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन था, पर और शायद देश की जनता को भी लगेगा। और मैं उन जनता से और जिन लोगों को लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन था उनसे पूछता हूँ, कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए वापस आए। ये डीमोनेटाइजेशन करते टाइम तो यही कहा गया था कि लोग ब्लैक काला धन आएगा, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से अलग लोग थे जिनके अकाउंट में 15 लाख आए हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में आए नहीं नहीं, आए, मैंने वैसे सुना भी नहीं कि किसी के अकाउंट में आया है। किसी के अकाउंट में नहीं आए। जी तो डीमोनेटाइजेशन जब डिसीजन लिया तब लोगों को लगा कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डिसीजन है, पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना बैंकों में ना किसी जगह पे। सरकार ने अचानक से एक डिसीजन जो था वो जनता पे थोप दिया। डीमोनेटाइजेशन में आपने देखा होगा कोई भी धन्ना सेठ बैंक की लाइनों में नहीं खड़ा था, नहीं कभी। जितने खड़े थे गरीब खड़े थे, मिडिल क्लास खड़े थे। तो उन धन्ना सेठों के पास ऐसा तो नहीं कि पैसा नहीं होगा, जनता से ज्यादा पैसा होगा। तो उन लोगों ने अपना पैसा चेंज कैसे करवाया? उन लोगों ने पैसा अपना डायरेक्ट बैंकों से चेंज करवाया, ठीक है। लोग कहेंगे कि नहीं नौकर चाकर भेज के चेंज करवाया, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास सारा वाइट मनी नहीं था जो वो किसी को भेज के चेंज करवा लेते। उन लोगों ने अपना पैसा डायरेक्ट बैंकों के थ्रू चेंज करवाया, ठीक है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि बैंकों के मैनेजर पर उनकी पूरी निगरानी हो या फिर उनकी ईमानदारी पर उनकी पूरी पकड़ हो, ठीक है। उन धन्ना सेठों के लिए बड़ा आसान था बैंकों के मैनेजर को खरीद के अपने पैसे बिना लाइन लगाए, बिना किसी परेशानी के अपने ब्लैक को वाइट करना। वाइट कर लिया। ये उनके लिए बहुत आसान था और सरकार का इस चीज़ को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अगर व्यवस्था होती तो काला धन जो आता वो आपको हमको सबको दिखता ना। सबको दिख। किसी को लग रहा हो कि डिमोनेटाइजेशन उसके हित में है तो मैं जानना चाहूँगा उसको डिमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, सिवाय सुबह 4 बजे उठ के लाइन में लगने के अलावा। पर आपको लॉकडाउन पे क्या कहना है? लॉकडाउन का डिसीजन जितना अचानक से गवर्नमेंट ने लोगों पे थोप दिया था। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। बिल्कुल। इस देश में अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देते हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए वो 80 करोड़ लोग जो है वो रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं। और लॉकडाउन जैसा बड़ा डिसीजन अगर हम लोगों पे थोप रहे हैं तो हमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, उनकी डेली की ज़रूरत वो कैसे पूरी कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारी जनता ऐसी है जो डेली कमा कर डेली खाने वाली, डेली खाते हर कोई श्रीमंत नहीं है इस देश में, जी। ठीक है। तो गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि डेली कमा के डेली खाने वाले लोगों का क्या होगा, क्या? ठीक है। अगर कोई अदर स्टेट के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो वो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई भी। गर्मी के दिनों में लोग पैदल चलकर अपने घरों की ओर निकल चुके थे, जिसकी गर्मी की वजह से, भूख की वजह से कई लोग मारे गए, कई लोग अपने जान से भी गए रास्ते। तो अगर ये लॉकडाउन लोगों को बचाने के लिए ही लगाया गया था तो पूरी तरह से लोगों को बचाने की व्यवस्था क्यों नहीं की थी गवर्नमेंट ने? बिना कोई प्री प्लानिंग के लोग लॉकडाउन लगा देने से लॉकडाउन सही नहीं हो जाता। अगर उस प्री प्लानिंग को किया गया होता तो शायद इतने लोग लॉकडाउन के इफेक्ट से ना मरते। बिल्कुल। वैसे भी ये जो लॉकडाउन लगा था ना, ये काइंड ऑफ प्लान कह सकते हैं उनका, प्री प्लान, क्योंकि उन्होंने पहले 4-5 दिन का लगाया था, जी। फिर 21 दिन कर दिया, फिर ऐसे करते करते लगभग 3-4 महीने तक वो एक्सपेंड करते रहे। जी। तो इससे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो उन पे ही पड़ा है जो रोज रोज कमाते और रोज खाते थे। जी। और उन लोगों के बारे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आप कई सेलिब्रिटीज को देखेंगे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, जैसे सोनू सूद, उन्होंने कितने लोगों को उनके घर भेजा, पर ये काम गवर्नमेंट का था, ठीक है। अगर सेलिब्रिटीज को या फिर समाज सेवी लोगों को ही ये काम करना है तो हमने गवर्नमेंट रखी किस लिए?
तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या क्या है? है? समाज सेवक तो कर ही लेंगे समाज सेवा, बिल्कुल पर ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। गवर्नमेंट को मिडिल क्लास की या गरीब की कोई फिक्र नहीं है। कोई अगर वो मरता है तो मर जाए। लॉकडाउन से जितने लोग बचे हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई है। जो लोग रोज़ कमा के खाने वाले हैं, जो गरीब जनता है, उसने लॉकडाउन के अच्छे इफेक्ट से ज़्यादा उसके खराब इफेक्ट को फेस किया है। बिल्कुल कितना सही है कि शहीदों के नाम पर, हमारे देश की सेना के पराक्रम के नाम पर वोट मांगा जाए लोगों से, ठीक है, और ना कि खुद के नाम पर। ठीक है, सरकार अपने काम पर अगर वोट मांगती है तो वो सही है, सरकार अपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगती है तो वो सही है, पर जो पराक्रम सेना ने किया उसके नाम पर वोट मांगना कितना सही है और किस हद तक सही है। और पहलगाम अटैक की अगर बात करें तो पहलगाम अटैक पर ऑलरेडी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि इतनी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जगह थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जहाँ 2000 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग थी, वहाँ पर क्यों हमारी सरकार ने सिक्योरिटी हटा रखी थी? क्यों वहाँ पर वो टेररिस्ट गाड़ी लेकर पहुँच गए बिना किसी चेकिंग के, हथियारों के साथ, और पहुँच गए वो तो ठीक था, पर वो वापस लौट भी गए और अभी तक उन टेररिस्ट को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, ना उनको पकड़ा गया, ना ये बताया गया कि वो पर्टिकुलर टेररिस्ट किसी अटैक में मर चुके हैं। मुझे लगता है ये जो अटैक था और इस पे सरकार का जो एक्शन था, वो पूरी तरह से सरकार का एक प्रोपेगेंडा था और जो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि लोगों के सवाल का जवाब सरकार आज तक नहीं दे पाई कि उस जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और वो लोग वापस आकर और वापस इतनी सलामती से कैसे लौट गए, और आज तक वो लोग कहाँ हैं, वो टेररिस्ट कहाँ हैं, उसका सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। मेरा भी क्वेश्चन यही है कि बिना 100% प्रूफ के हमने पाकिस्तान पे अटैक तो कर दिया, जी पर हमें क्या 100% पता था कि वो पाकिस्तान के ही है? जी बिल्कुल, और इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि आज के टाइम पे हमें ये लग रहा है कि हम जीत गए और पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान जीत गए, जश्न मना रहा है। बस वही मैं बोल रहा हूँ। दोनों देश में एक राष्ट्रवाद की फीलिंग दोनों देश के नेताओं ने जगा दी है, जिससे पाकिस्तान के लोगों को उनके पीएम पर भरोसा हो गया है, और हमारे पीएम ने भी शायद यही ट्राई किया था कि देश की जनता हमारे सारे खराब काम को भूल कर हम पर वही ट्रस्ट ला दे जो 2014 में किया था, पर शायद इस काम में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नहीं हो बादल सर, व्हाट अबाउट एजुकेशन पे आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किया है या इसमें भी वो नीचे की तरफ जा रहा है? तो एजुकेशन में देख लो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर गुजरात में ही आप देख लो, जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट 30 साल से ज़्यादा टाइम से है, वहाँ पर आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों का स्तर कितना अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लाखों की संख्या में सरकारी स्कूल जो है वो बंद करवा दिए ताकि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, आज के टाइम पे 18% जीएसटी गवर्नमेंट एजुकेशन पर लेती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एजुकेशन क्या एक लग्जरी है? ठीक है, क्या ये बेसिक ह्यूमन नीड नहीं? एजुकेशन पर, पेंसिल पर, पेन पर, नोटबुक पर, हर चीज़ पे गवर्नमेंट मनमानी जीएसटी लेती है। ठीक, तो गवर्नमेंट किस चीज़ में लोगों को टैक्स से मुक्त करती है? एजुकेशन जैसी बेसिक चीज़ है, वो मुझे लगता है कि टैक्स फ्री होनी चाहिए। ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट पूरा का पूरा जीएसटी वसूल करती है, उस पर भी कोई रियायत नहीं दी जाती लोगों को। तो आप समझ लीजिए एजुकेशन का स्तर कितना अच्छा है इंडिया में। ठीक है, आप गुजरात में देख लीजिए सरकारी स्कूलों का स्तर कितना अच्छा है। इससे आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने इतने सालों में कितना अच्छा काम किया। एजुकेशन जो था एक ह्यूमन राइट्स माना जाता था जी, पब्लिक की, वो बेसिक नीड थी जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलना चाहिए था जी, और पहले मिलता भी था। एजुकेशन के साथ साथ मिड डे मील, अच्छे पोशाक, जी, और अगर स्कूल दूर है तो साइकिल भी कुछ टाइम पे मिला था अगर बिहार में देखा जाए तो, एंड बुक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में आते थे। पर ये सारे बेसिक नीड्स अभी गायब हो चुके हैं। एजुकेशन को पूरी तरह से गवर्नमेंट ने धंधा बना दिया है, और गवर्नमेंट जितना हो सकता है ना, गवर्नमेंट जो चीज़ें थी उनको प्राइवेट चीज़ों में कन्वर्ट करते जा रही है, हर चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते जा रही है, ताकि उन प्राइवेट सेक्टरों के मालिकों द्वारा गवर्नमेंट को अच्छा खासा चंदा मिल सके। ठीक है, पर इससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को जो तकलीफ होती है उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। मिडिल क्लास और गरीब लोगों की याद गवर्नमेंट को सिर्फ चुनाव के टाइम आती है। ठीक है, चुनाव के टाइम जब अपोजिशन में ही गवर्नमेंट थी तब महंगाई का मुद्दे को उठाया जाता था कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल के रेट कितने ज़्यादा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि पेट्रोल डीजल के रेट क्रूड ऑयल के प्राइस से जितने ज़्यादा ओवर वैल्यूड आज के टाइम पे है, उस गवर्नमेंट में कभी नहीं थी। आज जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, उस टाइम पर इससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट क्रूड ऑयल के प्राइस को फेस कर रही थी, फिर भी हमारे लिए पेट्रोल डीजल के दाम को, टैक्स को कम करके कंट्रोल में रखा गया था। और ये गवर्नमेंट जो पेट्रोल डीजल के प्राइस पर, महंगाई पर जीत के सत्ता पर बैठी है, ये हमसे क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने के बावजूद ज्यादा टैक्स वसूल करती है। बिल्कुल,
तो इस पर गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं देती कि जिन मुद्दों पे जीत के आया गया था उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान कोई नहीं। ध्यान। अगर एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है तो मैं मेडिकल सीट की बात करूंगा, क्योंकि वो आपका अपना भी फील्ड है। तो हर साल जो सीट्स इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उसमें क्या? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को तो यही दिखाया जाता है कि मेडिकल सीट्स हर साल बढ़ रही हैं, जी। पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। मेडिकल सीट्स बढ़ रही हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस की बढ़ रही हैं, ठीक है। मेडिकल सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ रही हैं। प्राइवेट कॉलेजों को गवर्नमेंट द्वारा परमिशन दी जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस खुल रही हैं, ठीक है। उस वजह से मेडिकल सीट्स में इजाफा हो रहा है। अगर आप देखें, अगर मेडिकल सीट्स बढ़ाने का गवर्नमेंट दावा करती है तो मैं जानना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्होंने मेडिकल सीट्स बढ़ाई है। जो प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल सीट्स बढ़ाई जा रही है तो उसमें वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं जो शायद कैपेबल नहीं है मेडिकल कॉलेज के एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एजुकेट होकर अनकैपेबल लोग कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे और कितने अच्छे से वो लोगों को ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप सुनते ही हैं, हर बार के टाइम पहले गुजरात में ही आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड्स के नाम पर कितने बड़े बड़े स्कैम किए गए हैं। बिल्कुल। तो ये स्कैम इसीलिए हो पा रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो लोग कैपेबल नहीं हैं वो मेडिकल डॉक्टर सीट्स लेकर पास आउट होकर निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो ऐसे स्कैम करेंगे। बादल सर, आजकल टैक्स का मुद्दा हर जगह क्रिटिसाइज हो रहा है, पर इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, टैक्स के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, पर उस विचार पे भी निर्मला सीतारमण 18% GST ना लगा दे, जी, इसका डर जरूर है, ठीक है। देखिए, आप नॉर्मल सी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल, इनको सरकार लग्जूरियस थिंग्स में काउंट करती है, और अगर जनता इनको कहती है कि इनको GST में ले आओ तो वो सरकार GST में नहीं लाती, क्योंकि इनको सरकार लग्जूरियस थिंग की तरह देखती है। मतलब सेम सरकार जब अपोजिशन में थी तब ये बेसिक नीड थे, और अब जब सरकार सत्ता पर है तो ये हमारे लिए लग्जूरियस थिंग्स बन चुके हैं। बेसिक चीज़ों पर जो सरकार इतना ज़्यादा GST लोगों से वसूल कर रही है तो वो कितना ज़्यादा हमारे देश के मिडिल क्लास और गरीब लोगों के हित में सोचती है, या फिर कितना ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास के हित में वो सरकार सोच सकती है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अगर सब लोग न्यूज़ देखते ही होंगे तो उनको पता चला होगा कि अभी अभी जो पॉपकॉर्न था उसको सॉल्ट पॉपकॉर्न पे अलग GST है और कैरेमल पे अलग GST है। जी। तो जो ये गवर्नमेंट है वो किसी एक चीज़ को नहीं छोड़ रही है, सब पे अलग अलग टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग GST लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट सिर्फ खुद के बारे में सोचकर GST अप्लाई करती है, क्योंकि जब संसद में ये सवाल पूछा जाता है निर्मला सीतारमण जी से कि प्याज जो बेसिक नीड है वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो उनका ये कहना होता है कि मेरे घर में प्याज यूज़ नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट व्यक्तिगत रूप से गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस पर शायद वो GST कम रख दे, पर अगर वो कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ महंगी हो, चाहे कितनी भी महंगी हो, शायद उस गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता, उनके स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसे रोड बनाए ना जाए जो सरकार के एक टर्म से पहले टूटे ना, तो नेक्स्ट टर्म के लिए सरकार के पास टॉपिक क्या होगा? कुछ सरकार बचेगा किन ही। चीज़ों का दिखावा करेगी? इलेक्शन आने पर अगर वो रोड 2-3 साल में दोबारा टूट जाएंगे, तभी तो इलेक्शन आने पर वो रोड दोबारा बनवा के लोगों को ये दिखाया जाएगा कि हमने काम किया। तो ऐसे रोड सरकार जानबूझ के बनवाती है जो 2-3 साल में डिस्ट्रॉय हो जाए, और दोबारा वही रोड बनाकर सरकार लोगों को ये दिखा पाए कि देखो हमने रोड बनाया। क्योंकि बिल्कुल ये जो है, ये मुद्दा बड़ा आसान है, बाकी सारे मुद्दे बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि एजुकेशन, GST कम करना, पेट्रोल सस्ता करना, ये मुद्दे शायद सरकार को ज़्यादा महंगे पड़े, रोड बनाना ज़्यादा आसान है सरकार के लिए। ये सारी बातें, सारी डिबेट्स पास्ट की है। अभी प्रेजेंट में हमें उस पे बात करके, डिबेट करके क्या फायदा हो? देखिए, इसका रिप्लाई मैं आपको बीजेपी के ही प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के अंदाज में देना चाहूँगा कि वो जब भी डिबेट करते हैं तो वो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, उससे भी पुराने इतिहास को उठाकर डिबेट करते हैं, और उससे वो कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड बनाकर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि कांग्रेस ने इतिहास में ऐसे काम किए हुए, इसलिए कांग्रेस सही पार्टी नहीं है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड जो बनाना चाहिए वो उनके पुराने कामों से ही बनाना चाहिए, या फिर किसी भी पार्टी का अगर हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो पुराने किए गए कामों से ही बनता है, ना कि बीजेपी के फ्यूचर में किए जाने वाले झूठे वादों से। अगर वो फ्यूचर के लिए कोई वादे कर भी रहे हैं तो वो ऑब्वियसली झूठे हैं, कि पिछले 12 सालों में सारे वादे झूठे ही थे। बिल्कुल, वो हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी। हम तो किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके पास्ट से ही करेंगे, और फ्यूचर के वादों का विश्वास हम कर भी कैसे सकते हैं? बीजेपी नहीं, किसी भी पार्टी पर हम फ्यूचर के वादों का विश्वास कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है, हम तो यही देखेंगे ना कि पहले उन्होंने क्या वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे किए, बिल्कुल, ठीक है, उस पर ही हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टी का अगर रिपोर्ट कार्ड बनता है तो पुरानी बातों से ही बनता है। बिल्कुल।
तो फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस तरह बीजेपी भी बाकी पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड पुरानी बातों से बनाती है, जी उस तरह मुझे लगता है देश की जनता को भी बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड उनके किए गए पास्ट में जो काम है उनसे ही बनाना चाहिए। सही बनाना चाहिए। जी तो सर ये सारी बातें तो हमने जो की है, जो भी हमारा डिबेट था, जी। ये सारी पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिक्स के बारे में था। बट आप मीडिया के बारे में, इंडियन मीडिया जो है इसके बारे में क्या आपका पर्सपेक्टिव है सर? देखिए, इंडियन मीडिया के बारे में एज ए इंडियन मैं कोई पर्सपेक्टिव बनाऊं उसके पहले मैं बताऊं कि वर्ल्ड हमारी मीडिया के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड पेस इंडेक्स के 2023 के अनुसार इंडियन मीडिया फ्रीडम में 161 रैंक पर है। आप समझ सकते हैं 140 करोड़ की डेमोक्रेसी वाले देश की मीडिया 161 रैंक पर है। 160। ठीक है, तो मीडिया को अपने देश में कितनी फ्रीडम है और कितनी कंट्रोल मीडिया है। अगर आप कोई न्यूज़ देख रहे हो तो वो न्यूज़ कितनी सही है या फिर कितनी कंट्रोल्ड है, उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हो, वो आपको इस रैंकिंग से पता चल जाता है। ठीक है, और रही इंडिया के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, तो ऑपरेशन सिंदूर में आप देख लीजिए, हमारी मीडिया ने इस्लामाबाद तक हमारा कब्जा करवा दिया था। बिल्कुल। ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमने जीत लिया था जीत लिया। हमारी मीडिया के अनुसार। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि हमारी मीडिया कितनी सच है और लोग इस पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। आज की मीडिया में तो एक वर्ड में अगर ये कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का गेम बना के रख दिया है। जी, ऐसे ही नहीं, देश के लोग मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये मीडिया रूलिंग गवर्नमेंट की गोद में जाकर बैठ गई है, बैठ गई। इसीलिए इसको गोदी मीडिया लोग कहते तो सर हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है। मैं कुछ पॉलिटिशियन के नाम लूंगा और उनके कैरेक्टर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। हैं। जी, निर्मला सीतारामन, सुलिताई, अटल बिहारी वाजपेयी, ग्रेट लीडर, योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा, अमित शाह, माफिया, नरेंद्र मोदी। हमाना और डंका पति। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसके कैरेक्टर को आप प्ले करना चाहोगे? पॉलिटिशियन के कैरेक्टर को प्ले का तो पता नहीं, पर जिनके आदर्शों को और जिनके कामों को मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। जी। ठीक है, उनको मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, ठीक है, वो मेरे आदर्श हैं। ठीक है, उनके कामों को और उनका जो लाइफ जर्नी रहा है वो मेरे लिए इंस्पायरिंग है। ये पूछना चाहूँगा, ऐसा कोई वियर्ड मोमेंट आया है जहाँ पे पेशेंट ने अपने बीमारी को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया हो कि कुछ भी समझ ना आए? ये डॉक्टर्स प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा वियर्ड यही चीज़ होता है कि अगर कोई पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, जी। अगर वो 100% इलनेस लेकर हमारे पास आया है और अगर हमने उसे ट्रीटमेंट दिया है, जी। तो उसकी 90% इलनेस सॉल्व होने के बाद भी वो 10% इलनेस में भी हमारे पास इस तरह से आएगा कि अभी भी उसकी 80% इलनेस बची हुई है। मतलब वो अपनी बीमारी को एग्जैगरेट करके बताते हैं। जी। उनको शायद ऐसा लगता है कि ऐसा करने से डॉक्टर शायद हमको और ज़्यादा असरकारक डोज देंगे, पर इससे डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डोज मैनेज करने में। ऐसा पेशेंट आपके पास आया है जो प्रिस्क्रिप्शन उसने खुद से बना लिया हो? जी, कई पेशेंट ऐसे आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं, कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुद से दवाओं का नाम याद करके आते हैं और मेरे पास सिर्फ इसलिए आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको ये दवा लिख कर दे दो, क्योंकि मेडिकल वाला बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं रहा। ऐसे कई पेशेंट आते हैं। जी, खुद से आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है जी तो ये पेन किलर दे देना, जी। मेरा सर दर्द कर रहा है तो ये डोलो दे दो। खुद से ही वो जी, गूगल पर देखकर बहुत लोग आते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या दवा देनी चाहिए। तो ये कई बार काफ़ी वियर्ड होता है। बिल्कुल। तो बादल सर, आपका कोई ऐसा मैसेज हमारे आजकल के यूथ के लिए कि जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं उस टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से प्रेरणा लेकर हमें किस गवर्नमेंट को वोट देना है? एजुकेटेड यूथ है उसके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप कभी भी वोटिंग करने जा रहे हैं और किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो पहले तो मेरा आपको ये मैसेज रहेगा कि आप किसी भी पार्टी को अगर वोट देते हो, किसी भी नेता को वोट देते हो, तो ये देखो कि उसने पहले क्या अच्छे काम किए हुए हैं, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, और किसी भी पार्टी को अगर नेता के बेस पे नहीं, आपको पार्टी के बेस पे ही वोट देना है, तो इस पार्टी के पुराने किए हुए वादे कितने उन्होंने पूरे किए हैं, आप फैक्ट एनालाइज करो, ना कि अंधभक्ति करो। ठीक है, जो मीडिया दिखा रही है, जो आप सोशल मीडिया पे जिसका चेहरा देख रहे हो, उसका चेहरा देख के वोट मत दो, आप फैक्ट एनालाइज करो, वो नेता आपके वोट के लायक है या नहीं, ये एनालाइज करके ही आप वोट करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। सो आज का पॉडकास्ट हम यही समाप्त करते हैं एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई थिंक हमारे यूथ को ये वीडियो काफ़ी इनकरेज करेगा अपने गवर्नमेंट को चुनने के लिए नेक्स्ट टाइम, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे पब्लिक के लिए कि वो सब कुछ देखें, सिर्फ गवर्नमेंट की अच्छी बातें नहीं, अगर वो कुछ बुरा कर रहा है तो उस पर भी क्वेश्चन पूछने चाहिए जी। और आंसर ना मिले तो वो दोबारा पूछो।
बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर कमिंग एरो प्रोडक्शन। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, ठीक है। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। सर की भी एक पर्सनल चैनल है जहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड एंड एनालिटिक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो सर के चैनल को फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी और अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।